कहानी शुरू होती है एक अनजान आइलैंड से, जहां प्लेन क्रैश के बाद कुछ लोग फंसे हुए हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद जल्दी ही रेस्क्यू आ जाएगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ एक बात साफ होने लगती है कि कोई उन्हें लेने नहीं आ रहा। चारों तरफ समुद्र है, बीच में घना जंगल है और दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। कुछ लोग घायलों को संभाल रहे हैं, कुछ खाने और पानी का इंतजाम करने में लगे हैं, लेकिन असली परेशानी ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं और यहाँ से निकलेंगे कैसे। और धीरे धीरे ये एहसास सबके अंदर बैठने लगता है कि अगर उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो ये आइलैंड उन्हें यहीं रोक कर रखेगा। जब जैक की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि वो किसी अनजान जगह पर पड़ा है। चारों तरफ घना बांस का जंगल है और कुछ पल तक उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। तभी एक कुत्ता उसके चेहरे के पास से निकलता है। उसी छोटी सी हरकत से जैक धीरे धीरे होश में आने लगता है। वो उठने की कोशिश करता है और पास के बांस को पकड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर में तेज दर्द उठ रहा था। तभी उसे अपनी जेब में रखी छोटी शराब की बोतल महसूस होती है और उसी पल उसे याद आता है कि वो फ्लाइट में था। अब चीजें धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं और उसे समझ आता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। वो बिना रुके जंगल से बाहर की तरफ बढ़ता है और भागते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाता है। उसे दूर से लोगों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब सामने का पूरा मंजर साफ दिखने लगता है। प्लेन का टूटे हुए टुकड़े हर तरफ फैला हुआ है, धुआं उठ रहा है और लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। पर प्लेन का एक इंजन अभी भी चल रहा था, जो तेजी से घूम रहा था। पूरा माहौल डर और अफरा तफरी से भरा हुआ था। कुछ पल के लिए जैक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका दिमाग इस सब को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि ये प्लेन क्रैश है और अब एक एक सेकंड बहुत जरूरी है। वो खुद को संभालता है और तुरंत घायलों की मदद करने दौड़ता है। सबसे पहले वो एक आदमी के पास जाता है जिसकी टांग प्लेन के पहिए के नीचे फंसी हुई थी। वो आसपास के लोगों को बुलाता है और सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। जैक उसका घाव ध्यान से देखता है और एक डॉक्टर होने के नाते समझ जाता है कि अभी हालत कंट्रोल में है और जान को तुरंत खतरा नहीं है। वो अपनी टाई निकालकर उसकी जांघ पर कसकर बांध देता है ताकि खून बहना रुक जाए। तभी दूर से एक महिला की दर्द भरी आवाज आती है। जैक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। इसका नाम क्लेयर है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था, मतलब बच्चा किसी भी वक्त हो सकता था। हालात पहले ही बिगड़े हुए थे और उसी बीच थोड़ी दूरी पर बून नाम का लड़का रोज को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी अचानक एक और खतरनाक हादसा होता है। एक आदमी प्लेन के इंजन के तेज खिंचाव में फंस जाता है और देखते ही देखते वो उसके अंदर खिंच जाता है। अगले ही पल इंजन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और पूरा माहौल फिर से दहशत में डूब जाता है। जैक तुरंत एक मोटे आदमी ह्यूगो को रोकता है और उसे साफ साफ कहता है कि क्लेयर का ध्यान रखे। हालत पहले ही बिगड़ी हुई थी, इसलिए जैक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतना बोलते ही वो बिना रुके रोज की तरफ बढ़ गया और उसकी जान बचाने में लग गया। पास पहुंचते ही उसे समझ आ जाता है कि बून सही तरीके से सीपीआर नहीं दे रहा था। उसके हाथों में घबराहट साफ दिख रही थी। जैक उसे तुरंत रोककर सही तरीका समझाता है, लेकिन बून इतना नर्वस था कि वो कहने लगता है कि शायद ट्यूब डालकर सांस देनी पड़ेगी। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। जैक उसी पल समझ जाता है कि अगर उसे किसी काम में नहीं लगाया तो वो और घबरा जाएगा, इसलिए वो उसे एक छोटा सा काम देता है और कहता है कि जल्दी से एक पेन ढूंढ कर लाओ। बून बिना कुछ सोचे वहां से भागकर सच में पेन ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जैक पूरी फोकस के साथ रोज को बचाने में लगा रहता है। वो लगातार सीपीआर देता रहता है और हार नहीं मानता। कुछ पल ऐसे गुजरते हैं जहां सब कुछ थमा हुआ सा लगता है। फिर अचानक उसकी मेहनत काम करती है और रोज धीरे धीरे होश में आने लगती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी जैक की नजर प्लेन के एक टूटे हुए पंख पर जाती है जो खतरनाक तरीके से लटका हुआ था और कभी भी गिर सकता था। आसपास अभी भी लोग फंसे हुए थे और खतरा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। जैक तुरंत नोटिस करता है कि 2 लोग उसी गिरने वाले पंख के नीचे खड़े हैं। उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी नहीं हटे तो बचना मुश्किल है। वो बिना एक सेकंड गंवाए उनकी तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वहां से तुरंत हट जाओ। उसकी आवाज में इतनी अर्जेंसी थी कि दोनों लोग घबरा कर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों उस जगह से दूर होते हैं, अगले ही पल वो भारी पंख जोर से टूटकर नीचे गिरता है और सीधे इंजन से टकरा जाता है। टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है और आग की लपटें तेजी से चारों तरफ फैल जाती हैं। पूरा माहौल एक बार फिर डर से भर जाता है। जैक कुछ पल के लिए खुद को संभालता है, लेकिन रुकता नहीं। वो ह्यूगो की तरफ देखकर फिर से उसे याद दिलाता है कि क्लेयर का ध्यान रखे। इसके बाद वो वापस घायलों की मदद करने में लग जाता है। वो लगातार एक से दूसरे इंसान की तरफ भाग रहा था। जो भी उसके बस में था वो कर रहा था। जितनों की जान बचा सकता था उतनों को बचाने की कोशिश कर चुका था। अब जाकर पहली बार उसे महसूस होता है कि उसका खुद का शरीर भी जवाब दे रहा है। दर्द अब साफ महसूस होने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद भी बुरी तरह घायल है। तभी बून वापस उसके पास आता है और उसके हाथ में एक पेन पकड़ाता है, वही पेन जिसे ढूंढने के लिए जैक ने उसे भेजा था। ये देखकर जैक समझ जाता है कि बून अब पहले से काफी शांत हो चुका है और थोड़ा संभल गया है। जैक बिना समय गंवाए एक सूटकेस खोलता है और उसमें से सुई धागे का एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। अब उसे अपने जख्म का इलाज करना जरूरी था। वो जंगल के किनारे एक थोड़ी खाली जगह ढूंढता है ताकि आराम से बैठ सके। वो खुद एक सर्जन था, इसलिए उसे पता था क्या करना है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका घाव ऐसी जगह पर था जहां खुद से टांके लगाना आसान नहीं था। फिर भी वो कोशिश करने के लिए खुद को तैयार करता है, क्योंकि इस हालत में उसके पास कोई
कोई और विकल्प नहीं था। तभी केट वहाँ से गुजर रही थी। जैक उसे देखते ही समझ जाता है कि अब उसे मदद मिल सकती है। वो बिना घुमाए सीधा उससे कहता है कि उसके घाव पर टांके लगाने होंगे और पूछता है क्या वो ये कर पाएगी। हालत ऐसी थी कि इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले जैक शराब निकालकर अपने हाथ और घाव को साफ करता है ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। फिर वो सुई में धागा डालने की तैयारी करने लगता है। केट थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या धागे का रंग मायने रखता है। जैक मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, काला रंग ठीक रहेगा, बस काम सही होना चाहिए। जैसे ही केट टांके लगाना शुरू करती है, उसी दौरान दर्द के बीच जैक का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है और उसे क्रैश से पहले का वक्त याद आने लगता है। जब ओशियानिक एयरलाइंस की फ्लाइट 815 ऑस्ट्रेलिया से लॉस एंजेलिस जा रही थी, उस समय सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। जैक अपनी सीट पर बैठा ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि ड्रिंक काफी नॉर्मल है। तभी एयर होस्टेस चुपके से उसे 2 छोटी बोतलें देती है और इशारे से कहती है कि किसी को मत बताना। जैक एक बोतल अपनी जेब में रख लिया और दूसरी सीधे अपने गिलास में डालकर एक ही बार में पी गया। थोड़ी ही देर बाद उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। वो उठने ही वाला होता है कि तभी पीछे से चार्ली भागकर उससे पहले टॉयलेट में घुस जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसी के तुरंत बाद वही एयर होस्टेस भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट की तरफ चली जाती है। जैक वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि क्या पूरे प्लेन में सिर्फ एक ही टॉयलेट है। लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि तभी अचानक प्लेन तेज हवा के झटकों में फंस जाता है और बुरी तरह हिलने लगता है। उसके बगल में बैठी रोज घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। प्लेन और ज्यादा जोर से हिलने लगता है और अचानक ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगते हैं। जैक जैसे ही मास्क पहनता है, उसकी आंखों के सामने काला छा जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी वापस आइलैंड पर आती है, जहाँ केट उसके घाव पर टांके लगा रही होती है। दर्द काफी ज्यादा था, लेकिन जैक खुद को संभालने की कोशिश करता है। जबकि कैट एक लड़की है दोस्तों, ऐसे हालात में उसका घबराना तो बनता ही है। इसलिए जैक उसे अपनी पहली सर्जरी की कहानी सुनाने लगता है ताकि उसका घबराहट कम हो जाए। वो बताता है कि पहली बार सर्जरी करते वक्त वो खुद बहुत डर गया था, हाथ तक कांप रहे थे। तब उसके पिता ने उसे एक आसान तरीका सिखाया था। उन्होंने कहा था कि बस 1 से 5 तक गिनो, फिर दिमाग को शांत करो और जो करना है उस पर फोकस करो। जैक वही तरीका इस वक्त भी अपने अंदर दोहरा रहा था ताकि डर उस पर हावी न हो और वो कंट्रोल में रह सके। उधर समुद्र किनारे पहले जितनी अफरा तफरी थी वो कम हो चुका था। उसी बीच सईद नाम का आदमी आगे आकर एक बड़ा सा बॉनफायर जला दिया ताकि अगर दूर से कोई रेस्क्यू टीम गुजरे तो उन्हें ये जगह साफ दिख जाए। वो इस काम में चार्ली को भी बुला लेता है ताकि आग लगातार जलती रहे। लेकिन वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई मदद नहीं आती। यही बात सईद को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी चार्ली उसके पास बैठकर अपनी बकवास बातों से उसका दिमाग और खराब कर रहा होता है। दूसरी तरफ बून अपनी बहन शैनन के लिए चॉकलेट लेकर आता है। प्लेन क्रैश हुए काफी वक्त हो चुका था, रात गहराने लगी थी और ऐसे में भूख लगना तो बनता ही है। लेकिन शैनन चॉकलेट लेने के बजाय उल्टा बून को ही ताने देने लगती है। बून कुछ नहीं कहता और चुपचाप वही चॉकलेट खुद खा जाता है। इधर ह्यूगो खाने का इंतजाम कर रहा होता है और जब वो क्लेयर तक पहुंचता है तो उसे 2 हिस्से देता है क्योंकि उसे पता है कि वो अकेली नहीं है और उसे ज्यादा जरूरत होगी। पास ही माइकल और उसका बेटा वॉल्ट आग के पास बैठे होते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा चुप्पी है, जैसे बात करने के लिए शब्द ही नहीं आ रहे। वहाँ एक कोरियन कपल भी मौजूद है। पति का नाम जिनसू और पत्नी सन। जिनसू बार बार अपनी पत्नी को अपने पास ही रहने के लिए कहता है, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। सन उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी जैक कैंप में वापस आता है और उसकी नजर एक घायल आदमी पर पड़ती है जिसके शरीर में प्लेन का एक टुकड़ा धंसा हुआ था। हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि मामला गंभीर है। केट उसे बताती है कि ये वही आदमी है जो फ्लाइट में उसके बगल में बैठा था। जैक ध्यान से उसकी हालत देखता है और समझ जाता है कि इस वक्त उसके पास इसका सही इलाज करने का कोई तरीका नहीं है और अगर कुछ गलत हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। इसके बाद जैक और केट एक तरफ बैठकर पूरे हादसे को समझने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में उन्हें ये समझ आता है कि क्रैश के दौरान प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया था और वो लोग अभी सिर्फ उसके बीच वाले हिस्से के पास हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि कॉकपिट कहीं और गिरा होगा और अगर वो मिल जाए तो वहाँ का रेडियो शायद अब भी काम कर रहा हो, जिससे मदद के लिए कॉल किया जा सकता है। तभी केट को याद आता है कि उसने पहाड़ की तरफ से काला धुआं उठते देखा था, तो मुमकिन है कि कॉकपिट उसी तरफ गिरा हो। दोनों तुरंत तय करते हैं कि सुबह होते ही वो उस दिशा में जाएंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसी बातचीत के दौरान वो एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं, जैसे हालात के बीच थोड़ा भरोसा बन रहा हो। लेकिन उनकी ये बात खत्म होती ही है कि अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी डरावना थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पास ही कहीं सांस ले रहा हो और धीरे धीरे गुर्रा रहा हो। ये सुनते ही माहौल फिर से डर से भर जाता है। कैंप में बैठे सभी लोग उस आवाज को सुनते ही एकदम सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूर खड़े नारियल के पेड़ अचानक एक एक करके ऐसे गिरने लगते हैं जैसे किसी बेहद भारी चीज ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी था वो नजर नहीं आ रहा था और यही अनदेखा खतरा सबको अंदर तक डरा रहा था। कैंप में मौजूद हर इंसान एक साथ सिमटकर उसी दिशा में देखने लगता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। डर
इतना गहरा था कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर भी अजीब बात यह थी कि वो चीज उनके कैंप के पास आकर भी उन पर हमला नहीं करती, जैसे बस उन्हें देख रही हो। किसी तरह वो डर भरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही जैक फैसला कर लेता है कि अब और इंतजार करना बेकार है, अगर बचना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो कॉकपिट ढूंढने का प्लान बनाता है। उधर केट एक मरे हुए आदमी के पैरों से जूते निकालकर पहन लेती है, क्योंकि जंगल का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। जैक बून को जिम्मेदारी देता है कि वो पीछे रहकर उस घायल आदमी का ध्यान रखे। तभी अचानक चार्ली आगे आता है और कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार तीनों साथ जाने का फैसला करते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वॉल्ट का कुत्ता विंसेंट झाड़ियों के पीछे से उन्हें अजीब नजरों से देखता है, जैसे कुछ समझ रहा हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। तभी बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो जाती है और घना जंगल और भी ज्यादा कठोर और डरावना लगने लगता है। हर कदम अब और मुश्किल हो चुका था, लेकिन चलते चलते उन्हें प्लेन का अगला हिस्सा नजर आ जाता है, जो एक बड़े पेड़ के सहारे तिरछा अटका हुआ था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें सीटों का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैक आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ता है ताकि अंदर जा सके। जैसे ही वो और केट अंदर घुसते हैं, वो तुरंत रेडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी अचानक कॉकपिट की सीट पर बैठे पायलट की हलचल उन्हें चौंका देती है। वो जिंदा था, हालांकि उसकी हालत गंभीर थी। होश में आते ही वो जो बताता है वो हालात को और खराब कर देता है। वो कहता है कि उड़ान भरने के करीब 6 घंटे बाद ही प्लेन का रेडियो काम करना बंद कर चुका था और उसके बाद वो अपने असली रास्ते से 1000 मील से भी ज्यादा भटक गए थे। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने आएगी भी तो वो गलत जगह पर तलाश करेगी। ये सुनकर हाल और भी बेहाल लगने लगते हैं। इसी बीच जैक को अचानक एहसास होता है कि चार्ली उनके साथ नजर नहीं आ रहा। केट तुरंत उसे पुकारती है और कुछ पल बाद चार्ली प्लेन के टॉयलेट से बाहर आता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उसने अंदर कुछ देखा हो या महसूस किया हो। तभी कॉकपिट के बाहर फिर से वही अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। तीनों साफ महसूस करते हैं कि कोई बहुत कठोर चीज बाहर से प्लेन को जोर जोर से टक्कर मार रही है। पायलट खिड़की से बाहर झांककर समझने की कोशिश करता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ इतना तेज होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो अनजान चीज उसे झटके से पकड़कर बाहर खींच ले जाती है। सब कुछ 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। उसी झटके की वजह से प्लेन का वो हिस्सा अपने सहारे से फिसलता है और सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। झटका इतना जोरदार था कि अंदर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। जैक तुरंत बिना देर किए रेडियो उठाता है, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी, और फिर तीनों जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन खतरा पीछे ही नहीं रुकता। वो अनदेखी चीज उनका पीछा कर रही थी, उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। भागते भागते चार्ली घबराहट में बैलेंस खो देता है और पेड़ों की जड़ों में फंस कर गिर पड़ता है। हालत ऐसी थी कि कोई भी रुकना नहीं चाहता, लेकिन जैक वापस मुड़ता है और उसे छोड़कर नहीं भागता। वो उसे पकड़कर उठाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। केट भागते हुए काफी आगे निकल जाती है और जब वो रुककर पीछे देखती है तो वहाँ जैक और चार्ली दोनों नजर नहीं आते। एक पल के लिए उसका दिल बैठ जाता है, डर उसे घेरने लगता है, लेकिन तभी उसे जैक की कही हुई बात याद आती है, 1 से 5 तक गिनो और खुद को संभालो। वो गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करती है और वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे डर तो लग रहा था, पर वह मुड़ती है और उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक चार्ली उसकी तरफ भागता हुआ आता है। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। वो बताता है कि जैक उसे बचाने के लिए वापस लौटा था, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए और अब उसे नहीं पता कि जैक कहाँ है। अब बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल का माहौल और भी ज्यादा डरावना और खौफनाक लग रहा था। केट फैसला करती है कि वो वापस जाएगी और जैक को ढूंढेगी। चार्ली भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों फिर से उसी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें कीचड़ में सना हुआ एक बैज मिलता है। वो उसे उठाते हैं और जैसे ही ऊपर नजर उठाते हैं उनका दिल दहल जाता है। तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल होती है और जैक बाहर निकल कर आता है। वो जिंदा था और सही सलामत था। उसे देखकर केट के चेहरे पर साफ राहत नजर आती है, लेकिन उनकी नजर फिर से उस पेड़ की तरफ चली जाती है जहाँ पायलट की लाश इतनी ऊंचाई पर फंसी हुई थी। ये देखकर अब एक बात साफ हो चुकी थी कि जो भी चीज इस जंगल में है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी ताकत इंसान से कहीं ज्यादा है। वो पलक झपकते ही किसी को भी उठा सकती है और यही बात उसे सबसे खतरनाक बनाती है। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस कैंप की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगता है जब वो उस वायरलेस को चेक करते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो पूरी तरह बेकार निकलता है। उसमें कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे अंदर से सब खत्म हो चुका हो। पूरे रास्ते चार्ली इसी बात को लेकर बड़बड़ाता रहता है और उसकी बेचैनी छुप नहीं पाती। तभी केट उससे पूछती है कि वो उस वक्त टॉयलेट में क्यों छुपा था। चार्ली सीधा जवाब देने से बचता है और कहता है कि उसे उल्टी आ रही थी, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असलियत खुद सामने आने लगती है। कहानी फिर उसी फ्लाइट के पल में लौटती है जहां चार्ली की हालत पहले से ही बिगड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। उसे देखकर एयर होस्टेस को शक होता है, इसलिए वह उसके पास आकर पूछती है कि अगर कोई समस्या है तो वह बता सकता है, लेकिन चार्ली कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद एयर होस्टेस वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में जब चार्ली पीछे मुड़कर
कर देखता है तो वही एयर होस्टेस अपने 2 साथियों के साथ उसकी ओर आती हुई नजर आती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे सीधे टॉयलेट की तरफ भागने लगता है। इसी भाग दौड़ में उसकी टक्कर जैक से हो जाती है। वह जल्दी से टॉयलेट के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है और घबराहट में अपने जूते के अंदर छुपाए गए ड्रग्स निकालकर थोड़ी मात्रा ले लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून नजर आने लगता है, लेकिन बाहर एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स लगातार दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, बार बार उसे बाहर आने के लिए कह रहे होते हैं। चार्ली जल्दबाजी में बाकी बचे ड्रग्स को फ्लश करने ही वाला होता है कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। तेज टर्बुलेंस सब कुछ पल भर में बिगाड़ देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर भागना पड़ता है। वह अपनी सीट पर वापस आकर जल्दी से सीट बेल्ट बांध लेता है। अब साफ समझ आता है कि बाद में वह कॉकपिट तक पहुंचने के लिए इतना बेचैन क्यों था। वापस टापू पर माइकल अपने बेटे वॉल्ट को ढूंढ रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो हर तरफ नजर दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और तलाश करते करते जिनसू तक पहुंचता है। उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच भाषा की दीवार इतनी मजबूत होती है कि बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। दोनों सामने खड़े होते हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आता और ये छोटी सी रुकावट भी उस माहौल को और भी ज्यादा खराब कर देती है। जिनसू को गलत फहमी हो जाती है उसे कि माइकल उसकी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत सख्त हो जाता है और माइकल को रोकने की कोशिश करता है। माइकल समझ जाता है कि बात बिगड़ सकती है, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से हट जाता है। उधर वॉल्ट अपने कुत्ते विंसेंट को ढूंढते हुए आगे निकल जाता है। तभी उसे जमीन पर एक हथकड़ी पड़ी मिलती है। वो उसे उठाकर ध्यान से देखता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आई। तभी माइकल उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और बिना समय गंवाए उसे साथ लेकर वापस कैंप की तरफ लौट जाता है। उसी समय जैक, केट और चार्ली भी कैंप पहुंचे थे और आते ही उन्होंने देखा कि सईद और सॉयर आपस में मारपीट कर रहे थे। जैक तुरंत आगे बढ़कर सॉयर को पकड़कर अलग कर देता है ताकि मामला और न बिगड़े। असल में दोनों को एक दूसरे पर शक था कि वह हथकड़ी उसी की है और इसी शक ने उस झगड़े को इतना बढ़ा दिया था। फिर भी दोनों बहस करते जा रहे थे। तभी केट बीच में आकर दोनों को समझाती है कि अभी आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। धीरे धीरे उसकी बात सबको समझ आ जाती है और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। अब सभी को साफ समझ आ चुका था कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज एक दूसरे से लड़ना नहीं, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। इसी के साथ सबका ध्यान वायरलेस पर जाता है, जिसे सईद ठीक करने की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि उसे पहले आर्मी में कम्युनिकेशन का काम करने का अनुभव है और वो गल्फ वॉर में भी रह चुका है। वो वायरलेस को खोलकर हर चीज को चेक करता है, कनेक्शन ठीक करता है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसी समय ये साफ हो जाता है कि बैटरी बहुत कम बची है और अगर अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सईद तय करता है कि सही वक्त का इंतजार किया जाएगा और फिर किसी ऊंची जगह या पहाड़ पर जाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश की जाएगी। उधर जैक के सामने अब एक जरूरी फैसला खड़ा होता है। जिस घायल आदमी के शरीर में प्लेन का टुकड़ा फंसा हुआ है उसे अब और नहीं छोड़ा जा सकता। पहले उम्मीद थी कि जल्दी मदद पहुंच जाएगी, इसीलिए उसे वैसे ही रहने दिया गया था, लेकिन अब घाव सड़ने लगा है और इन्फेक्शन काफी फैल चुका है। हर गुजरते वक्त के साथ हालत और भी खराब हो रही है और अब साफ है कि अगर तुरंत वो टुकड़ा नहीं निकाला गया तो उस आदमी को बचाना संभव नहीं रहेगा। ऊपर से एंटीबायोटिक की सख्त जरूरत थी और उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब अब समय सीधे उनके खिलाफ जा रहा था और हर गुजरते पल के साथ उस घायल आदमी की हालत और बिगड़ रही थी। उधर माइकल अपने बेटे वॉल्ट के साथ रिश्ता संभालने की कोशिश करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर कुत्ता नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर जाकर नया दिला देगा। लेकिन ये बात वॉल्ट को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। उसके लिए वो कुत्ता सिर्फ कुत्ता नहीं था, बल्कि वही उसका सहारा था। वो चुप नहीं रहता, सीधा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और माइकल बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। साफ दिखता है कि वो अपने ही बेटे से ठीक तरह बात नहीं कर पा रहा। उसी दौरान जैक दवाइयां ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और बात धीरे धीरे वॉल्ट और उसके कुत्ते तक पहुँच जाती है। जैक को याद आता है कि उसने बांस के जंगल में एक लैब्राडोर देखा था और वो ये बात माइकल को बता देता है। इससे माइकल को एक दिशा मिलती है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं होता। उधर वॉल्ट अपने कुत्ते की चेन हाथ में लिए वापस आ रहा होता है और वो लगातार आसपास देख रहा था। तभी उसकी नजर समुद्र किनारे बैठे जॉन पर पड़ती है, जो अकेले चेस खेल रहा होता है। वॉल्ट उसके पास पहुंचता है और जॉन बिना रुके उसे चेस के एक अलग तरीके के बारे में समझाने लगता है, कैसे खेलते हैं और किस तरह ये खेल चलता है। उधर दूसरी तरफ जैक घायल आदमी के जख्म पर काम कर रहा होता है। वो पहले घाव को साफ करता है, उसे डिसइंफेक्ट करता है और फिर ह्यूगो की मदद से उसके शरीर में फंसा प्लेन का टुकड़ा बाहर निकाल देता है। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन वो बिना रुके करता है। जैसे ही ज्यादा खून दिखता है, मोटा ह्यूगो बेहोश हो जाता है। जैक रुकता नहीं, वो अपना काम जारी रखता है ताकि हालत और खराब ना हो। थोड़ी देर बाद वो जख्मी आदमी अचानक होश में आता है और बिना कुछ सोचे जैक की कॉलर पकड़ लेता है और केट के बारे में पूछने लगता है। इससे साफ होता है कि वो केट को पहचानता है या उसके बारे में जानता है। उधर कैंप में जिनसू समुद्र से सी फूड पकड़ कर लाता है और उसे कच्चे रूप में ही सबके साथ बांटने की कोशिश करता है, लेकिन सबकी खाने की आदतें अलग होती हैं, इसलिए ये चीज सभी को ठीक नहीं लगती। फिर भी जिनसू के कहने पर क्लेयर एक टुकड़ा खा लेती है। जैसे ही वो उसे निगल
पिघलती है उसी समय उसके पेट में बच्चे की हलचल शुरू हो जाती है और वो इसे तुरंत महसूस करती है। वो तुरंत जिनसू का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है ताकि वो भी बच्चे की हलचल महसूस कर सके, लेकिन जिनसू उस स्थिति में सहज मतलब शर्मा गया। वो बिना कुछ बोले जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ केट और सईद अपना सामान तैयार कर चुके होते हैं और निकलने का फैसला करते हैं। उनके साथ बून, शैनन और चार्ली भी जुड़ जाते हैं। थोड़ा पीछे से सॉयर भी बिना कुछ कहे उनके साथ चलने लगता है। सब लोग एक साथ पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। चढ़ाई लगातार मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन वो रुकते नहीं। जैसे ही वो रास्ते के करीब पहुंचते हैं, सॉयर और सईद के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक आसपास से किसी जंगली जानवर के पास आने की आवाज सुनाई देती है। सब एक पल के लिए रुकते हैं, फिर बिना सोचे अलग अलग दिशा में हटने लगते हैं। उसी समय सॉयर तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और झाड़ियों की तरफ निशाना बनाकर लगातार 9 गोलियां चला देता है। कुछ ही सेकंड में भारी शरीर वाला सफेद जानवर उनके सामने गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो समझ आता है कि वो एक पोलर भालू है। इस इलाके में ऐसे जानवर का होना ही अपने आप में एक रहस्य था और यही बात सबके अंदर अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। लेकिन ज्यादा देर उस पर रुकने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब सबकी नजर सॉयर की बंदूक पर चली जाती है। जैसे ही वो पलट कर देखता है, केट उसके हाथ से बंदूक ले लेती है और सईद के कहने पर तुरंत मैगजीन और चैम्बर की सारी गोलियां निकाल देती है। गोलियां सईद अपने पास रख लेता है और खाली बंदूक वापस सॉयर को दे दी जाती है ताकि हालात काबू में रहे। अब फिर से प्लेन का सीन दिखाया जाता है और धीरे धीरे हथकड़ी वाला सच सामने आता है। वो हथकड़ी असल में केट के लिए थी और जो घायल आदमी कैंप में पड़ा है वही उसे लेकर जा रहा पुलिस अधिकारी था। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले उस अधिकारी पर ऊपर से सामान गिरा था जिससे वो बेहोश हो गया था। उसी मौके पर केट ने उसकी चाबी लेकर खुद को आजाद किया ताकि वो ऑन ऑक्सीजन मास्क पहन सके, लेकिन उसी हालत में उसने उस बेहोश अधिकारी को भी मास्क पहनाया था। उस वक्त हालात खराब थे, फिर भी उसने वो कदम उठाया और उसके तुरंत बाद प्लेन टूटकर गिर गया। सईद कैट को ख्यालों से बाहर निकालता है और आगे बढ़ने को कहता है। सब फिर से पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। मुश्किल चढ़ाई पार करते हुए आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां से दूर तक फैला हर नजारा साफ दिखाई देता है। ये जगह बाकी जगहों से अलग लगती है क्योंकि यहाँ से सिग्नल मिलने की उम्मीद बनती है। सईद तुरंत रेडियो चालू करता है। शुरुआत में सिर्फ तेज शोर सुनाई देता है, लेकिन यही शोर इस बात का संकेत होता है कि डिवाइस काम कर रहा है और कहीं न कहीं से सिग्नल आ रहा है। वो ध्यान से फ्रीक्वेंसी सेट करता रहता है। धीरे धीरे आवाज साफ होने लगती है और उसमें से एक आवाज आती है। जैसे ही सिग्नल ठीक होता है, उन्हें एक फ्रेंच औरत की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है। शैनन उसे समझकर बाकी लोगों को बताती है और तभी सच सामने आता है। वो कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि मदद की पुकार होती है जो काफी समय से दोहराई जा रही थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये निकलती है कि ये रिकॉर्डिंग पिछले 16 साल से लगातार चल रही है। ये सुनते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि अगर वो औरत अब भी जिंदा है तो इतने सालों से यहाँ अकेली कैसे बची हुई है, और अगर वो जिंदा नहीं है तो ये सिग्नल अब तक चल कैसे रहा है। जवाब किसी के पास नहीं होता। बस एक ही चीज धीरे धीरे साफ होने लगती है कि ये आइलैंड साधारण नहीं है और वो लोग जिस जगह पर फंसे हैं उसके बारे में उन्हें कुछ भी ठीक से पता नहीं है। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे जो होने वाला है वो और भी अजीब है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहना। इसका अगला हिस्सा भी जल्द आएगा।